हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार जीएसआर बायोलॉजी की तरफ से 11वीं क्लास हिंदी माध्यम के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, श्वसन। आइए श्वसन का अध्ययन करते हैं। श्वसन वह जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है और उस प्राप्त ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित कर लेते हैं और यह एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में संचित किए जाते हैं। ठीक है। और जिन कोशिकाओं में, जैसे कि जीवाणु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, वहाँ इनका संग्रह मीजोसोम नाम के ऊतक में, मीजोसोम नाम के कोशिकीय रचना में किया जाता है। ठीक है। श्वसन को हम ऊर्जा की प्राप्ति और मात्रा के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि O2 की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, ऑक्सी और अनऑक्सी। जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो ऊर्जा भी ज़्यादा प्राप्त होती है, और जहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है तो ऊर्जा की मात्रा कम रह जाती है। देखिएगा, भोजन में मुख्यतः ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सबसे सरल प्रकार की शर्करा है। तो ग्लूकोज को जब पूर्ण ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित या विखंडित करते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में CO2 और वाटर प्राप्त होता है, और साथ में अत्यधिक ऊर्जा 686 किलो कैलोरी ऊर्जा या फिर 38 ATP ऊर्जा जितनी प्राप्त होती है। इसे संपूर्ण रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में संचित किया जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को शक्तिगृह या कोशिका का ऊर्जागृह कक्ष कहा जाता है। अगर यही क्रिया अनॉक्सी या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसमें सह उत्पाद के रूप में C2H5OH अर्थात एथेनॉल और 2 अणु या 2 मोल CO2 के और अत्यंत कम ऊर्जा के लगभग 56 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि ऑक्सीजन की तुलना में काफ़ी कम होती है। श्वसन क्रियाधर के बारे में पढ़ें बेटा, कि वे सभी जैविक खाद्य पदार्थ जिनका उपयोग ईंधन के तौर पर अर्थात ऊर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य किया जाता है, उसे हम श्वसन क्रियाधर कह सकते हैं। ये मुख्यतः 3 है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। यदि हम श्वसन क्रियाधर के रूप में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का प्रयोग करते हैं, जो कि मुख्य ऊर्जा उत्पाद हैं, हमारा प्राथमिक जो ऊर्जा पदार्थ है वो कार्बोहाइड्रेट है, और सेकेंड में लिपिड का आता है, और लास्ट में प्रोटीन का नंबर आता है। यदि हम ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को ईंधन के तौर पर यूज करते हैं तो उसे हम प्लावी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लावी श्वसन। और यदि प्रोटीन का यूज़ किया जाए तो उसे हम कहेंगे बेटा जीव द्रव्ययी श्वसन क्रिया। ठीक है। ये भी श्वसन के 2 प्रकार हैं जो क्रियाधर के आधार पर रखे गए हैं। आगे देखिएगा, श्वसन के अंतर में देखें, श्वसन 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी या वायवीय श्वसन, अनॉक्सी और अवायवीय श्वसन। अभी आपने 2 अंतर देखे कि वह श्वसन क्रिया जो पूर्ण होती है O2 की उपस्थिति में होती है, अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, और सह उत्पाद के रूप में CO2 और वाटर प्राप्त होते हैं, तो वह तो कहलाती है ऑक्सी श्वसन। और जिसमें ऊर्जा बहुत कम प्राप्त होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और अत्यंत कम अल्प मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, तथा सह उत्पाद के रूप में या तो एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल के साथ साथ कभी कभी CO2 का उत्पादन भी किया जाता है। वह क्रिया अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन कहलाती है। ध्यान दीजिए, हम पहले अध्ययन करेंगे ऑक्सी श्वसन का। तो श्वसन की क्रियाविधि में हम पहले पढ़ने वाले हैं ऑक्सी श्वसन का। उससे पहले याद करें कि लिपिड जो है सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है। इसके 1 ग्राम से हमें लगभग 9.45 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का आता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.20 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम से या प्रति ग्राम प्राप्त होती है। और प्रोटीन, जिसका उपयोग हम खाद्य ऊर्जा के लिए सबसे लास्ट में करते हैं। जब सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ समाप्त हो जाते हैं तो हम प्रोटीन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम फास्ट रखते हैं, यानी व्रत पूजा करते हैं, तो जब खाना नहीं खाते हैं तो प्रोटीन का अपघटन होने लगता है और उससे ही ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखिए कि प्रोटीन के 1 ग्राम से 5.40 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आपसे पूछा जाए अत्यधिक ऊर्जा देने वाला पदार्थ लिपिड होता है, लेकिन प्राथमिक ऊर्जा पदार्थ हमेशा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को ही माना गया है। याद रखें, ऑक्सीजन की जो क्रिया है वो 3 मेन स्टेप में, चरणों में पूर्ण होती है। पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, इसका अर्थ है ग्लूकोज का विखंडन। दूसरा है योजक कड़ी तथा क्रेब्स चक्र, और तीसरा है ETS या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो हम आज ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोलाइसिस का अर्थ होता है ग्लूकोज का क्रमिक विघटन, और यह क्रिया जो है लगभग 10 स्टेप में होती है। उसका अध्ययन करने का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को जाता है, जिनके नाम के प्रथम अक्षर E, M और P से स्टार्ट होते हैं। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पथ भी कहते हैं। E का मतलब होता है बेटा यहाँ पे एम्बेडन, M का मतलब है मेयरहॉफ, और P का मतलब होता है पारनाश। तो इन 3 वैज्ञानिकों ने इस पथ की खोज की, इसलिए उनके सम्मान में ग्लाइकोलाइसिस को EMP पथ भी कहते हैं।
दूसरा पॉइंट है कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का जो विघटन होता है, ग्लूकोज का 1 मोल जो विघटित होता है उससे अंतिम उत्पाद के रूप में 2 अणु पायरेक अम्ल प्राप्त होते हैं और कुल 8 ATP की प्राप्ति होती है। इसमें से 2 ATP तो शुद्ध लाभ के तौर पे काम आते हैं, 2 प्राप्त होते हैं, 2 शुद्ध लाभ होता है और 6 ATP हमें अप्रत्यक्ष रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें ग्लाइकोलाइसिस से कुल 8 ATP अणु प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोलाइसिस जो है उसका जो क्रियास्थल है वो कोशिका द्रव है, जबकि क्रेब्स चक्र और संबंधित योजक कड़ी का क्रियास्थल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का जो परिवहन तंत्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पे संपन्न होने वाली क्रिया है। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम्स में इनके क्रियास्थलों के बारे में प्रश्न कर लिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स को पढ़ने से पहले ध्यान दें कि इस ग्लाइकोलाइसिस में जो कि शुरू होती है C6H12O6 में 6 कार्बन वाले कंपाउंड से 1 मोल 6 कार्बन वाला ग्लूकोज जब स्टार्ट होता है विघटित होने के लिए, तो उससे अंतिम उत्पाद के रूप में 3 कार्बन वाले पायरुविक अम्ल के 2 मोल या 2 अणु प्राप्त होते हैं। इसलिए इसमें कहीं भी कार्बन की हानि नहीं होती, अर्थात CO2 का निष्कासन नहीं होता। तो यह एक विकार ऑक्सीकरण मुक्त विक्रिया होती है। इसमें कोई विकार ऑक्सीकरण या CO2 निष्कासन से संबंधित कोई क्रिया घटित नहीं होती है। ठीक है, आइए इसके सभी चरणों के बारे में हम संक्षेप में जानकारी लेते हैं। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें पथ में ग्लूकोज बना हुआ है, ग्लूकोज का नाम लिखा हुआ है क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र पड़ा है कहीं C6H12O6 होता है। ठीक है, ये 6 कार्बन इसलिए लिखा हुआ है कि 6 कार्बन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक फॉस्फेट प्राप्त करता है। ATP में ट्राइफॉस्फेट है, तो ATP ऊर्जा के प्रयोग ATP के विघटन से एक फॉस्फेट प्राप्त करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। ये भी ग्लूकोज था, ग्लूकोज 6 कैसे हुआ कि ये फॉस्फेट से ATP से प्राप्त होता है। ATP एक फॉस्फेट को डोनेट करता है और ADP में बदल जाता है और ये क्रिया एमजीआइन और आइसोकाइनेज की उपस्थिति में होती है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज के उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है, मतलब ग्लूकोज से सीधा समावयवीकरण हो जाता है और ये फ्रक्टोज बन जाता है। कार्बन के अणुओं में कोई संख्या में अंतर नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बराबर 6 कार्बन ही होते हैं। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक बार और फास्फोरिलीकरण होता है और फिर से ATP एक फॉस्फेट दान करता है और ये फ्रक्टोज 1,6,5 फॉस्फेट बन जाता है। तो जहाँ पे फॉस्फेट निकलता है वहाँ काइनेज एंजाइम काम आता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिए, फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो कि 6 कार्बन का है वो 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में टूटता है। एक तो फॉस्फोग्लिसरॉल जिसे हम शॉर्ट में PGAL कहते हैं, ये 3 कार्बन का होता है बेटा, और दूसरा होता है प्लस लगा हुआ है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन का होता है, इसे शॉर्ट में DHAP या धप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक पागल हम शॉर्ट में बोलेंगे पागल और एक धप बनता है। पागल मतलब फॉस्फोग्लिसरॉल और एक DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर इन दोनों के दोबारा जुड़ने से समावयवीकरण होता है फिर से, और दोनों मिलकर के एक 2 अणु 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल बनाते हैं, मतलब ये फिर से अंतः परिवर्तन करके पुनः एल्डिहाइड में बदल जाता है, यानी कि ये DHAP भी PGAL बन जाता है और उस प्रकार 2 अणु हो जाते हैं। यहाँ तक तो एक अणु था, एक अणु, इसके बाद अगले स्टेप में हर चीज़ 2 अणु में आएगी, क्योंकि ये 6 कार्बन का एक है और फिर 6 को तोड़ेंगे तो 3 के 2 बनेंगे। ठीक है भैया, तो ये जो 3 के 2 बन करके फिर से 2 अणु 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल या 3PGAL बनता है बेटा। तो उसमें पहला फॉस्फेट फर्स्ट कार्बन पे और दूसरा थर्ड पे है, इसलिए इसको डाइफॉस्फेट बोला गया है। फिर ये NADH जो है अपचयन कर सकती है, ये से हाइड्रोजन प्राप्त करके अपचयित होता है और ये NADH2 बन जाता है। जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ता है उसमें क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन निकलने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में हो जाता है, यानी ये सीधा PGAL से PGA बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीकरण का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, तो उसमें हाइड्रोजन निकलता है तो इसको कहते हैं डिहाइड्रोजनेज, जो हाइड्रोजन के निकलने में सहायता करता है। डी मतलब निकलना। तो ये 2 बनते हैं, जो बताया मैं आपको कि आपको इस चक्र के बाद में करीब 8 ATP मिलते हैं। 2 तो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे हैंड टू हैंड, और जो 6 मिलेंगे वो 6 NADPH2 के माध्यम से बनते हैं। फिर 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल अम्ल आगे बढ़ता है और काइनेज की उपस्थिति में एक फॉस्फेट का दान करता है, निकाल देता है, और फिर यहाँ उल्टा होता है ADP से AT बनता है, मतलब ADP फॉस्फेट ग्रहण करता है। फिर भी कौन सा काम आएगा, काइनेज काम आएगा। तो उसमें से एक फॉस्फेट निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। पहले क्या था 1,3-डाई, अब है 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। फिर से इसका परिवर्तन होता है और ये 3 से इसका फॉस्फेट समूह 2 पे आ जाता है। इसे कहते हैं, इसका कार्य होता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज की उपस्थिति में, तो इसमें स्थान बदल जाता है फॉस्फेट का, तो बन जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, जो फिर से 3 कार्बन का ही है। फिर इसमें जल का निकास होता है
और इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बनाता है फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल। क्या बनाता है? फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल। बाकी सब सेम रहेगा, 2 अणु और 3 कार्बन। ठीक है, फिर से क्या होता है इसमें, पायरुविक आयन फिर रोल प्ले करता है, बहुत मुख्य भूमिका निभाता है, और इसमें से 2 ATP पुनः 2 ATP मिल जाते हैं, इसमें से फॉस्फेट बचा कुचा भी निकल जाता है। एक, क्योंकि 2 अणु हैं तो एक अणु से एक फॉस्फेट निकलेगा, तो 2 से 2 फॉस्फेट निकलेंगे, तो दोनों फॉस्फेट निकलने के पश्चात दोनों ATP से जुड़ते हैं और बनाते हैं 2 ATP। तो जहाँ ATP या फॉस्फेट के जुड़ने या निकलने से संबंधित क्रिया होती है उसे फॉस्फोलिकरण कहते हैं, और इस पर काइनेज एंजाइम का ही मुख्य भूमिका होती है। अंत में आपको पायरिक अम्ल बन जाता है, जो कि इस ग्लाइकोलाइसिस पथ का अंतिम उत्पाद है। ठीक है, अब इसका जो फॉस्फोलिकरण होता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल हमें इस पथ समझ में आना चाहिए। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो एक बार वीडियो को देखें और अपने साथियों के साथ इसे डिस्कस करें। थैंक यू। जय जय श्री राधे।